अब प्रस्तुत है मैला आंचल उपन्यास का दूसरा खंड। इस उपन्यास के द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद हैं, जिनकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार आपको बताई जा रही है। दूसरे खंड के प्रथम परिच्छेद में बावन दास यह सूचना लाते हैं कि इस बार 1 सप्ताह के भीतर भारत को स्वराज मिल जाएगा। सुमारित दास बताता है कि इस अवसर पर विश्वनाथ प्रसाद पूरी, जलेबी, हलवा और दही का भोज करवाएंगे। वहीं कालीचरण बालदेव को कामरेड कहकर नमस्कार करता है तो वे उससे चिढ़ जाते हैं। इसी अवसर पर गांव में स्वतंत्रता दिवस पर जुलूस निकाला जाता है और सारा गांव उल्लासित होता है। दूसरे खंड के द्वितीय परिच्छेद में मुकदमे में सभी संथालों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है और मुकदमा जीतने के फल स्वरूप राम कृपाल सिंह संथाल टोली की नई बंदोबस्ती जमीन में से 10 एकड़ जमीन विश्वनाथ प्रसाद के नाम कर देते हैं। तीसरे परिच्छेद में सुमारित दास गांव भर में बताता फिरता है कि फुलिया को आतिशी गर्मी की बीमारी हो गई है तथा महंत रामदास राम प्यारिया को दासी रख रहे हैं। कालीचरण का भी प्रस्ताव है कि भारत माता पर चंवर डुलाने का काम मंगला को करना चाहिए और उधर बालदेव भी लक्ष्मी के प्रति आकर्षित होते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी को अब खद्दर पहन लेना चाहिए। साथ ही उसे महात्मा गांधी के चित्र पर भी फूल वर्षा करनी चाहिए। चौथे परिच्छेद में जुलूस के समय नारे लगाते लगाते कालीचरण का गला बैठ जाता है। भारत माता पर चंवर डुलाने का काम लक्ष्मी संभालती है। वहीं कालीचरण का मित्र हिंगना ओराही जब यह नारा लगा देता है कि यह आज़ादी झूठी है तो जनता में उसी समय उत्तेजना फैल जाती है। इस अवसर पर मस्ताना भगत सिंह नाटक भी खेला जाता है और लखनऊ से आई बाई जी का नृत्य भी होता है। पांचवें परिच्छेद में बावन दास की अब अपने ऊपर विश्वास नहीं रह जाता। बावन दास को अब अपने ऊपर विश्वास नहीं रह जाता। उसे बापू गांधी का जो पत्र मिलता है उसमें लिखा है कि भगवान बावन दास जी, आप ही धीरज छोड़ देंगे तो भक्तजनों का क्या होगा। बापू को प्रणाम। सुमारित दास यह सूचना देता है कि स्वराज वाली रात को चलित्तर कर्मकार या किसी अन्य ने हरखू तेली के यहाँ डकैती डाली है और वह हिंदू मुसलमानों के मध्य विभिन्न स्थानों पर होने वाली मारकाट की भी सूचना देता है। सुमारित दास जुमारिती मियाँ से 5 रुपए छीन लेता है तो कालीचरण उसको बुलाने के लिए वासुदेव को सुमारित दास के पास भेजता है। सुमारित दास ऐसी चाल चलता है कि कालीचरण और वासुदेव के मध्य फूट पड़ जाती है। छठे परिच्छेद का आरंभ इस तथ्य से किया जाता है कि तातिमा टोली द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है कि राम प्यारी महंत रामदास की दासी नहीं बननी चाहिए। इस तथ्य को लेकर ततमा टोली में 2 दल बन जाते हैं और अंततः राम प्यारी की मां से जाति का बोझ लेकर उसकी बेटी को दासिन बनने की अनुमति दे दी जाती है। अब राम प्यारी लक्ष्मी के साथ ही मठ में आकर के रहने लगती है और दोनों की नहीं बनती है। लक्ष्मी सोचती है कि वह सेवा राम द्वारा उसके नाम किए गए 30 बीघा जमीन और कलमी आमों का बाग लेकर के इस मठ से अलग हो जाए और वह उन्हीं के सहारे निर्वाह कर सकती है। 7वें परिच्छेद का आरंभ इस रहस्य उद्घाटन के साथ किया जाता है कि कमली दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही है। उसकी माँ उसको डांटती है कि डॉक्टर प्रशांत से इतना मेल जोल बढ़ाना ठीक नहीं है। वह उसकी आंखों में झांक कर और देखकर सोचकर कांप जाती है कि कहीं इसने अपने आंचल को मैला तो नहीं कर दिया है। कमली अब दिन प्रतिदिन डॉक्टर के यहाँ जाने लगी है और देर से घर लौटती है। गांव के लोगों को भी यह बात पता चल जाती है कि
उसके डॉक्टर के साथ कैसे संबंध बन रहे हैं। और इसी बीच जिला कांग्रेस की सेक्रेटरी की सूचना पर कि प्रशांत कम्युनिस्ट हैं, दरोगा आकर के उनके अस्पताल की तलाशी लेता है तो डॉक्टर प्रशांत की पुस्तकों में से लाल रूस और लाल चीन नामक पुस्तकें मिलने पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8वें परिच्छेद में गांव में हीरू का बच्चा मर जाता है तो उसका सारा दोष पार्वती की मां को लगाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि यदि अमावस्या की रात को पार्वती की मां इस बच्चे को लेकर के नाचेगी तभी इस पर मृत्यु का दोष हट पाएगा। इस बीच पार्वती की मां एक रात बाहर निकलती है तो हीरू उस पर लाठी से 3-4 वार कर देता है, जिससे वह मृत प्राय होकर के गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद हीरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पाप कृत्य के सूत्रधार ज्योतिषी को लकवा मार जाता है और वे अपंग हो जाते हैं। 9वें परिच्छेद में लक्ष्मी बालदेव के साथ मठ में अलग से रहने लग जाती है। कलमी बाग में बांस फूस के 3 सुंदर बंगले बनाए जाते हैं। वह 400 रुपए के बछड़ों की एक जोड़ी और एक हल्की सी गाड़ी भी खरीद लेती है। उधर मठ में रामदास की बुरी हालत हो जाती है और अपने छोटे छोटे 3-4 बच्चों के साथ रामप्यारी की मां भी मठ में आकर रहने लगती है। 10वें परिच्छेद का आरंभ कामरेड वासुदेव और सुंदर लाल की डकैती के अभियोग में पकड़े जाने की घटना से होता है। वे कालीचरण का नाम ले देते हैं, जिससे उसकी भी गिरफ्तारी का वारंट निकल जाता है। कालीचरण मंगला को कटिहार में छोड़ जाता है और स्वयं छिप कर रहने लगता है और स्वयं को कोसता है कि उसने चलित्र कर्मकार से क्यों संपर्क बढ़ाया है। उधर फुलिया के सारे शरीर में आतिशी गर्मी के घाव हो जाते हैं और उसको वह पॉइंट मैन छोड़ करके चला जाता है। यहाँ खलासी आकर के फुलिया का इलाज करता है और मेरीगंज गांव में आकर बस जाता है। 11वें परिच्छेद में कमली की मां द्वारा जब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को यह सूचना दी जाती है कि कमली को 4 माह का गर्भ ठहर गया है तो वे बुरी तरह घबरा जाते हैं और डॉक्टर प्रशांत को गालियां देते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। 12वें परिच्छेद के आरंभ में चंपापुर के कुमार साहब द्वारा आयोजित दंगल का वर्णन किया गया है, जिसमें पंजाबी पहलवान मुश्ताक अली के चेला चांद की बड़ी धूम होती है। उसके आतंक के कारण कोई भी पहलवान उससे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। कालीचरण उन दिनों पुलिस से छिपते हुए अपने रिश्तेदारों के यहाँ तंबाकू के दलाल रुस्तम खां के नाम से रह रहा था और वे दंगल करने आता है और चांद के कुश्ती लड़ने का ऐलान करता है। वे अपना परिचय जोग बली के रुस्तम अली के रूप में देता है और कुछ ही क्षणों में कुश्ती के दौरान चांद को पछाड़ देता है। कालीचरण जहां जाकर के अपनी पार्टी ऑफिस में यह सूचना देता है कि डकैती वाले दिन वह पार्टी ऑफिस में ही था। वह मंगला से मिलता है और वहां आकर के पुलिस उसे घेर लेती है, उसकी बुरी तरह पिटाई की जाती है, लेकिन फिर भी कालीचरण अपना मुंह नहीं खोलता है। 23वें परिच्छेद में बालदेव रामकृष्ण आश्रम आकर देखते हैं तो उन्हें देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि रामकृष्ण आश्रम में नए सेक्रेटरी छोटन ने आश्रम का बेड़ा गर्क कर रखा है। मेरीगंज में अब बालदेव नहीं रहना चाहते हैं। चरखा सेंटर चौपट हो गया है। घर घर में सोशलिस्ट घूमने लगे हैं और वे कहते हैं कि अभी तो सारे के सारे सोशलिस्ट डकैती केस में अरेस्ट हैं। बालदेव बताता है कि गांव का डॉक्टर भी कम्युनिस्ट था, इसलिए वह अरेस्ट किया गया है।